जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है बेसिकली लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल में आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आ सकता है कि फाइंड द लाइन इंटीग्रल, एंड सेकंड आपके पास आ सकता है कि इंटीग्रेशन सी आगे आएगा साथ एफ डॉट डी आर। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और थर्ड आएगा आपके पास ऐसे भी पॉसिबल है, वर्क डन आपके पास बाय द फोर्स या इलॉन्ग, कुछ भी इस तरह की कैटेगरीज बना सकता है। बेसिकली अब हम देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल होती क्या है। देखिए हमारे पास ना कोई एक लाइन इंटीग्रल को समझने के लिए ना पहले सबसे समझना ज़रूरी है कि हमारे पास कर्व क्या होती है। अब देखें ये एक लाइन जा रही है ना, ये अप एंड डाउन हो रही है। ये एक कर्व है आपके पास। अब सवाल ये है कि हम कब कहेंगे कि ये कर्व नहीं है। तो वो तब पॉसिबल है, देखें ये एक लाइन जा रही है ना, ये यहाँ पर कुछ गैप आ जाए, इस तरह से ये फिर स्टार्ट हो जाए एंड देन अगेन इस तरह से चलने लगे। तो ये गैप आ गया ना, ये वाला जो गैप है ना, ये इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। इसमें याद रखें एक एक कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी होती है ग्राफ के अंदर कि कहीं कोई गैप वगैरह ना आए, तो उसको कंटिन्यूटी कहते हैं कि इसकी एग्जिस्ट हो कर रही है। तो दूसरा तरीका है कि अगर कंटिन्यूटी में अगर उसमें लाइन में हमारे पास गैप आ जाए कर्व में, तो उसको हम फिर कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूटी है। तो अब हमें यहाँ से ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि अब हमारे पास सपोज करें ये एक फंक्शन है। तो ये along द ऐसे पैराबोला बना रहा है, हमारे पास ये एक पैराबोला है। तो यहाँ तो गैप कोई नहीं है, ये कर्व बन रही है। तो डेफिनेटली इसको हम इस चीज़ का नाम देंगे। अच्छा इसी तरीके से अब हम देखते हैं इसको इसमें कि हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आप। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक है फोर्स। फोर्स को मैं नाम देता हूँ F1I प्लस F2J प्लस F3K है हमारे पास। इसी तरीके से ये है R। R क्या होगा हमारे पास, XI प्लस YJ प्लस ZK होगा हमारे पास। ये IJK के ऊपर ये बार दे दे, ये उसका वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीकाकार है ना। तो अब देखें R का जब मैं डेरिवेशन करूंगा तो ये बन जाएगा DR। तो ये फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा DXI प्लस DYJ प्लस DZK, कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने करना है F फोर्स वेक्टर और DR को हमने करवाना है मल्टीप्लाई। अच्छा याद रखें ये एक मल्टीप्लाई में ना ये एक डॉट होता है, और ये एक क्रॉस भी कभी कभी लिखते हैं कभी डॉट लिखते हैं। तो डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, और इसी तरह से ये क्रॉस का मतलब होगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत फर्क है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर I.I इक्वल टू 1 के बराबर है, इसी तरह से J.J ये भी 1 के बराबर है, इसी तरह से K.K भी 1 के बराबर है। हाँ याद रखें I और J ये डिफरेंट वेक्टर आ जाएं तो फिर ये आंसर अब आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। I J और J.K, इसी तरह से ये भी ज़ीरो होगा, और K.I ये भी आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ऐसा क्यों है, अब पहले इसको देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास A.B है, A.B किसके बराबर होगा, AB cos थीटा। अब A और B जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो डेफिनेटली उसका जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा। तो हमें पता है कि काज 0 डिग्री ये इक्वल टू 1 के होता है। जब ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है या परपेंडिकुलर हो जाए तो वो 90 डिग्री बन जाता है। काज 90 हमेशा 0 होता है। और इसी तरीके से अगर हम इसको ग्राफिकली बताने की कोशिश करें इस तरीके से है कि ये तो है हमारे पास along द एक्स एक्सिस, और इसी तरीके से ये हमारे पास है along द वाई एक्सिस।
तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्स एक्सिस पर हमेशा आई होता है और वाई एक्सिस पर हमेशा जे होता है। इसी तरीके से अगर जेड भी आ जाए तो उस पर के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। जब आई और जे के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो एज पर काज 90 डिग्री, वो हमारे पास जीरो जीरो, तो होल टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। अच्छा, तो अब देखें एफ और डी आर को हम आपस में क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, वो भी डॉट में। इसका मतलब ये होगा कि अ, इसको मैं मुकम्मल डिटेल में लिख देता हूँ पहले, और देन जो है फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये हमारे पास है एफ डॉट डी आर। तो इसमें एफ जो है हमारे पास वो एफ वन आई प्लस F2 J प्लस F3 क्या होगा, के होगा। ये डॉट है। और डी आर का हमने अभी ड्राइव किया था, DXI प्लस DYJ प्लस DZ के होगा हमारे पास। अब यहाँ पर आई के साथ, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो डेफिनेटली वन हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके साथ जो हमारे पास F1 DX आएगा प्लस F2 DY आएगा प्लस F3 हमारे पास क्या आएगा, DZ आएगा हमारे पास। और ये किसके बराबर है, F.DR के बराबर है। अच्छा, तो फिर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अब हम जब इंटीग्रेशन दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन, मैं इधर सी लिख देता हूँ, सी सी से मुराद ये होगा कि ये क्लोज कर्व है हमारे पास, कि इसका सी, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कि वो हमारे पास किस तरह की कंडीशन देता है। अगर वो एक सर्कल में देता है तो फिर इसकी जो कंडीशन है वो बनेगी 0 से 2 पाई बनेगी। अगर वो सेमी सर्कल देता है तो देन 0 से पाई बनेगी हमारे पास। और इसी तरीके से उसकी डिफरेंट वेज हैं। मैं कोशिश करता हूँ कुछ क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस तरीके से ये इसका हो जाता है लाइन इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन हमारे पास। अब हम एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एग्जांपल में कुछ चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल में हमारे पास गिवन क्या है कि इवैल्यूएट करें किस चीज़ को। अच्छा, इवैल्यूएट करें इंटीग्रेशन CF.DR। अब देखें, ये F.DR का इंटीग्रेशन आ गया ना, तो फिर ऑटोमेटिक हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है, ये लाइन इंटीग्रल की बात हो रही है। और साथ में ये जो F है, इसकी FB हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। F की कीमत क्या गिवन है, 3x² प्लस 2xz माइनस वाई है हमारे पास, प्लस हमारे पास क्या होगा, Z के होगा हमारे पास। हाँ जी। तो ये Z हमारे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब आगे इसके साथ कंडीशन लिखी हुई है, along दी पाथ, along दी पाथ, along दी पाथ, along दी स्ट्रेट लाइन है। पाथ जो है वो हमारा किस चीज़ में है, स्ट्रेट लाइन में। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, along दी स्ट्रेट लाइन। और ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं, 0 0 0। इसके साथ एंड हमारे पास क्या गिवन है, 2 1 एंड 3 है हमारे पास गिवन। ऐसा क्यों है, अब चूंकि फोर्स में I J K दिया हुआ है तो इसलिए ये तीन तीन कंडीशन लाजमी दी जाएंगी इस तरीके से। तो अब हम इसका सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन इसका वेरी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल भी है। कैसे, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। ये देखें, ये एफ हमारे पास बराबर है 3x² थ्री प्लस, ये गिवन है हमारे पास 2xz माइनस वाई जे
प्लस जेड हमारे पास क्या होगा, के होगा। अब यहाँ पर ना हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स भी दिए हुए हैं एक्स एक्स वाई जेड में। तो यहाँ पर जो, और साथ ही में ये बताया गया है इस पे, ये कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। एक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये एक फार्मूला भी है इसका। एक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला क्या है हमारे पास, मैं राइट अप भी कर देता हूँ। एक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म। क्वेश्चन वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास x - x1 और x2 - x1 इक्वल टू, हमारे पास होता है y - y1 और y2 - y1 इक्वल टू z - z1 और z2 - z1। अब ये सब इक्वल टू एक पैरामीटर के होंगे, उसको हम नाम दे देते हैं किसका, टी का। तो अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या थी, दो पॉइंट जो गिवन थे। एक पॉइंट हमारे पास गिवन था 0 0 एंड 0, और सेकंड गिवन था हमारे पास 2 1 3 हमारे पास। अब इस पॉइंट को आप इधर नाम दे दें किस चीज़ का, x1 का, इसको नाम दे दें किस चीज़ का, y1 का, इसको नाम दे दें किस चीज़ का, z1 का। ये दूसरा पॉइंट है तो इसको नाम दे देते हैं x2, और सेकंड को y2, और थर्ड को आप नाम दे दें z2 का नाम ऐसा। अच्छा, ये इसमें हम ऐसा नाम वगैरह क्यों दे देते हैं, देखिए ये हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो हमेशा पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा y का, और तीसरा z का होता है हमेशा। तो इस तरीके से ये x1 y1 z1, ये x2 y2 एंड z2 बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारे पास जो ऊपर एक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमने अभी बनाई है, x1 और x2 की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x - 0 2 - 0 इक्वल टू y - 0 1 - 0 इक्वल टू z - 0 3 - 0। और ये सब किसके इक्वल थे, टी के इक्वल थे। तो इस तरह ये हमारे पास अब एक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने उसमें उसके पॉइंट्स पुट अप कर दिए हैं। अच्छा, ये हम एक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई और पॉइंट्स क्यों पुट कर रहे हैं, बेसिकली ये अभी कुछ ही स्टेप करने के बाद मैं इसकी वेरिफिकेशन भी कर दूंगा कि हम ये सब कुछ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये आएगा x/2 इक्वल टू आएगा y/1, और ये इक्वल टू आएगा z/3 आएगा हमारे पास। और ये टोटल किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। तो अब हम इसको थोड़ा सा वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं इसकी, कि देखें ये सब के सब ये टी के इक्वल है। तो इसको हम ऐसा फिर लिख सकते हैं, x = 2t, और इसको लिख सकते हैं y = t। और चूंकि जो चीज़ डिवाइड हो रही होगी वो टी के साथ जाके ना मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसी तरह से यहाँ पर आएगा z = हमारे पास 3t आएगा हमारे पास। अब इसका हम डेरिवेशन भी कर लेते हैं x का, dx। तो इसका क्या आएगा, 2dt आएगा हमारे पास। सेम y के लिए dt आएगा, और dz के लिए 3dt आएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमने dx dy और dz की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने हमें हमने ये ऐसा क्यों किया, ये सारा कुछ जो प्रोसीजर किया ना, ये इस चीज़ को मालूम करने के लिए, ये हमने स्टार्टिंग में हम भी बताया था कि हमारे पास जो f.dr होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है। अभी मैं वो भी हम रिवाइज कर लेते हैं उसको। ये देखें, ये हमारे पास क्या था, ये dx dy और dz। हमें चूंकि ये जो गिवन क्वेश्चन था इसमें f तो दिया हुआ था, लेकिन dx dy dz तो नहीं दिया हुआ था हमें। तो हमने अभी ये एक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से इन टू पॉइंट फॉर्म हमने फाइंड कर लिया है।
और एफ तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है आई जे के वाली फॉर्म में। अब हमें एक चीज़ रिक्वायर्ड है, वो क्या? इसकी लिमिट। ये जो लिखा हुआ है ना इंटीग्रेशन सी, सी से मुराद इसकी अपर और लोअर लिमिट भी ना कुछ तो होगी हमारे पास। तो इसको हम कैसे फिर आइडेंटिफाई करेंगे, ये अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। देखें जी, हमारे पास ना यहाँ पर ये जो गिवन कंडीशंस है ना, ये पहली एक्स, अच्छा यहाँ पर ना हमारी मर्जी होती है कि हम इलोंग एक्स एक्सिस रखें लिमिट्स को, या इलोंग वाई एक्सिस रखें, या इलोंग जेड एक्सिस रखें, तो वो हमारी मर्जी है। मैं अगर एक्स वन को चूज करूंगा तो डेफिनेटली मुझे दूसरे पॉइंट से एक्स टू को चूज करना पड़ेगा। अगर मैं वाई वन को चूज करता हूं तो फिर दूसरे पॉइंट से वाई टू चॉइस करना पड़ेगी हमें। अगर मैं जेड वन को चॉइस में लेता हूं तो फिर हमें जेड टू को लेना पड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक्स वन चॉइस करें और दूसरे पॉइंट से वाई टू को चॉइस कर लें। ये जो पॉइंट्स है ना, ये डिफरेंट नहीं होने चाहिए, सेम कैटेगरी के होने चाहिए। तो अब मैं चूज कर लेता हूँ एक्स वन एंड एक्स टू। अब इस चीज को हम प्रूव करते हैं कि इसके लिमिट्स पॉइंट्स कैसे बनेंगे, किस तरह बनेंगे। देखिए हमारे पास एक्स इक्वल टू जीरो हो तो यहाँ पर हमारे पास हमें हमें क्या चाहिए होगा? अगर एक्स एक्स एक पॉइंट में जीरो दिया हुआ था, एक पॉइंट में टू दिया हुआ था, तो अब चूंकि एक्स इक्वल टू जीरो है, तो एक्स इक्वल टू जब जीरो हो तो यहाँ पर जीरो पुट करेंगे इस जगह पे, तो ये टी इक्वल टू जीरो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब जब एक्स इक्वल टू टू पुट करेंगे ना यहाँ पर, तो ये इस तरह नहीं बन जाएगा टू इक्वल टू टू टी, तो ये आ जाएगा टी इक्वल टू वन के हमारे पास। लिहाजा ये आएगा टी इक्वल टू वन। अब हमारे पास जो लिमिट है ना, वो एक्स, ये एक्स वन और एक्स टू से हमने टी इक्वल टू जीरो से वन उसकी लिमिट भी आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब हम इसका जो मेन फार्मूला है उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। इसका मेन फार्मूला कुछ इस तरह से हमने अभी डिस्कस किया था और इसको ड्राइव भी किया था कि एफ डॉट डी आर, ये किसके बराबर था? ये बराबर था हमारे पास इंटीग्रेशन सी, ये था एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री, ये था हमारे पास डी जेड के इक्वल था। तो फिर हमने यहाँ पर इसकी एफ एफ वन डी एक्स एफ टू डी वाई एफ थ्री डी जेड की अभी हमने वैल्यूज फाइंड की हैं। एफ वन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी एक्स के साथ मतलब जो भी चीज़ लिखी हुई है वो डेफिनेटली एफ वन है। तो हमारे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू जो हमने दी है, आप वहां से वो वैल्यूज ले आए। सी इधर मैं लिख रहा हूँ थ्री एक्स स्केयर, एक्स एफ वन की जगह पे मैंने थ्री एक्स स्केयर लिखा, और डी एक्स मैंने अभी वैसे का वैसा रहने दिया। और इसी तरह से एफ टू की जगह पर मैं लिखूंगा टू एक्स जेड माइनस वाई, ये आएगा, और साथ डी वाई आ जाएगा। और एफ थ्री की जगह पर मैं लिखूंगा जेड, और साथ आएगा डी जेड। अब देखें, एफ वन की जगह पे थ्री एक्स की और एफ टू की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखी और एफ थ्री की जगह पे सिर्फ जेड लिखा, ये कहाँ से लिखा हमने? ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। कैसे? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जरा देखें, ये एफ किसके इक्वल था? यहाँ पर ना ये वाली जो वैल्यू है ना, ये सारी, इसको नाम दें एफ वन का। और ये जो जे के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है इसको नाम दें एफ टू का। और के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है इसको आप नाम दे दें एफ थ्री का नाम दें। अगर इसको देख लें तो डेफिनेटली हमने यही वैल्यूज ही अभी रिप्लेस किए हैं, कोई अभी नया काम हमने नहीं किया बिल्कुल। तो अब यहाँ पर अब हमने क्या काम करना है? ये जो एक्स है वाई है और जेड है, इसकी वैल्यू अभी हमने आइडेंटिफाई की है। कौन सी वैल्यूज हैं? एक्स इक्वल टू टू टी, वाई इक्वल टू टी, जेड इक्वल टू थ्री टी। ये जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड नज़र है उसकी जगह पर हम जस्ट रिप्लेस कर देंगे। कोई और काम अभी नहीं करना हमने, जस्ट रिप्लेसिंग कर रहे हैं। थ्री इंटू एक्स की जगह पर टू टी था, हमने वो पुट अप किया। और इसी तरह से डी एक्स है, डी एक्स की जगह पर हमने अभी क्या फाइंड किया था? मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। देखें, अब हमने डी एक्स की जगह पर क्या पुट किया था? टू डी टी। तो लिहाजा यहाँ पर आएगा
2dt आएगा आपके पास, प्लस आएगा, 2 आएगा, और 2 मल्टीप्लाई, इधर क्या है, एक्स है, एक्स की जगह पर क्या मल्टीप्लाई होगा, 2t होगा। इधर क्या है, जेड है, जेड की जगह पर क्या मल्टीप्लाई होगा, 3t होगा। ये 3t लिखा हुआ है। और इसी तरीके से ये माइनस वाई है, माइनस मतलब क्या होगा, टी होगा। ये ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और इसके साथ डी टी भी आ जाएगा। क्यों, डी वाई लिखा हुआ है, डी वाई किसके बराबर है, डी टी के बराबर है। और इसी तरीके से प्लस 3t, ये आएगा किसकी जगह पे, जेड की जगह पे। और डी जेड किसके बराबर है, 3dt, 3dt के बराबर है। इस तरीके से हमने ये अपना काम मुकम्मल किया, ये वैल्यूज पुटअप की। और वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमारा नेक्स्ट वर्क ये होगा, इक्वल टू ये होगा हमारे पास किस चीज़ के, इंटीग्रेशन सी होगा हमारे पास। अब हम ना ये डी टी के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, हमारे पास आएगा 24t² डी टी आएगा, प्लस आएगा, और ये 2 × 2 4 × 3 12, ये आएगा हमारे पास 12t, और टी टी का क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, माइनस टी है। और इसके साथ हमारे पास क्या होगा, डी टी होगा, और प्लस 3 × 3 9 आएगा, और टी 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 आएगा हमारे पास। अब यहाँ पर ना डी टी कॉमन हो सकता है सब में से, तो लिहाजा ये फिर ऐसे नहीं बन जाएगा, इंटीग्रेशन सी, ये आएगा हमारे पास 24t² प्लस 12t² माइनस t प्लस 9t इंटू होल का ये टी टी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि अब ये t² वालों को इकट्ठा कर लें और t वालों को भी इकट्ठा कर लें, तो फिर ये किस तरह से बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा कि इंटीग्रेशन। अच्छा, यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं हम, कि याद रखें, जब हमने वैल्यूज इधर एक्स एक्स वाई जेड और डी वाई टी एक्स डी जेड की जगह कीमतें रिप्लेस करेंगे, तो फिर सी को भी ख़त्म कर देंगे, सी की जगह पर आएगा 0 से 1। क्यों, ये हमने अभी पीछे ही मालूम किया है, 0 से लिमिट इसकी क्या है, 1 है, तो इसीलिए ये इसको भी आप 0 कर दें, आप सी ना रहने दें। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 0 से 1 हो जाएगा हमारे पास। जी, तो अब हमारे पास ये ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 24 + 12, ये आ जाएगा हमारे पास 36t का स्क्वायर, प्लस हमारे पास आएगा -90 + t + 80 आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी टी आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन हमारे पास किस तरह की होगी, 36 होगी, और ये t² की जब इंटीग्रेशन करेंगे, हमें पता है t⁴n ये बराबर होता है हमारे पास इंटीग्रेशन में t⁴n+1 डिवाइडेड n+1। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, t³ / 3 होगा, प्लस ये हमारे पास होगा 8t² / 2 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से इसकी जो लिमिट्स पॉइंट हैं वो हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 0 से 1 दिए हुए हैं। तो अब इसको पहले सिंप्लीफाई करें, 3 ये 12 ये कट जाएगा, और अब हमारे पास जो रिमेनिंग है वो आएगा 12t³ प्लस इसका आएगा 4t² आ जाएगा। तो लिहाजा इसकी लिमिट पॉइंट है वो क्या है, 0 से 1 दिए हुए हैं हमारे पास। अच्छा, अब हमने क्या काम करना है, इसकी अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट पुटअप कर देनी है। पुटअप कैसे करेंगे, ये आएगा 12, टी की जगह पर 1 आएगा, तो 1 का क्यूब आएगा, प्लस 4 टी की जगह पर 1 आएगा। तो इसी तरीके से ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 12 × 0 3 आएगा, प्लस 4 × 0 का
केयर आएगा। हमें पता है ये टोटल होल हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और किसी भी, अब ये रकम हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास ये आएगी हमारे पास 12 प्लस 4 आएगी हमारे पास, इक्वल टू 16 आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इसी तरह से अभी हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या देखा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारे पास मौजूद थी कि फाइंड, ये हमारे पास ये इवेलुएट करनी थी और एफ गिवन था हमारे पास। और इसके साथ फिर हमने, हमारे पास गिवन ये था कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ना ये सारा कुछ सेम होगा यहाँ तक, अ, ये हिस्सा सारा सेम होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाता है सिर्फ एक दो वर्डिंग से। यहाँ से जो है ना, along दी पाथ स्ट्रेट लाइन है, अब यहाँ पर इसकी जगह कुछ और वैल्यू आ जाएंगी तो वो पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही चेंज हो जाती है। वो मैं आगे इधर पुटअप भी कर देता हूँ, और उसको फिर देखते हैं हम कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है। हम देखते हैं कि इसको डिफरेंट वे से लाइन इंटीग्रल, ये हमारे पास 16 जो है ना, ये लाइन इंटीग्रल फाइंड कर लिया है। इसके डिफरेंट वे होते हैं लाइन इंटीग्रल फाइंड करने के ना। अच्छा, अब यहाँ पर होगा इलांग द कर्व, उधर थी इलांग द स्ट्रेट लाइन था, इधर हम कहेंगे इलांग द कर्व, कर्व बाई एक्स स्केयर इक्वल टू 4y। और ये आएगा 3x स्केयर इक्वल टू 8z आ जाएगा हमारे पास। और साथ इसकी लिमिट भी दी हुई है, फ्रॉम, उधर पॉइंट्स दिए हुए थे, यहाँ पर लिमिट दी हुई है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, 2 दिया हुआ है इसका। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे हम। अच्छा, यहाँ से ना हमारे पास ये पता चल रहा है कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो लिमिट पॉइंट्स हमने निकाले थे, वो x1 और x2 की वैल्यू ली थी और हमने उसको t में शिफ्ट किया था। आप चाहते हैं तो उसको y में भी, y1 y2 को भी पिक कर लें और वहां से t की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, वो भी ठीक होंगी, और इसी तरह से z की भी ठीक होंगी। सेम यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना हमें, वहां पर तुम्हारे पास बाउंड्री नहीं थी, उसको हम एक्स की मदद से भी टी की कीमत निकाल सकते थे, वाई की मदद से भी, जेड की मदद से भी। लेकिन यहाँ पर ना फिक्स किया गया है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 तक, ये हमारे पास फिक्स है। तो फिर हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसको जरा हम देखते हैं, इसको से पहले सोल्यूशन में ले जाते हैं। देखें जी, हमारे पास ये एफ गिवन, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, एफ इसका गिवन वही है, 3x स्केयर, आई आएगा, प्लस आएगा 2x जेड आएगा, माइनस वाई आएगा हमारे पास जे फॉर्म में, और प्लस जेड के आएगा हमारे पास। तो अब यहाँ पर ये तो हमारे पास एफ गिवन था, और अब हमारे पास जो गिवन साथ कंडीशन है, x स्केयर इक्वल टू 4y, 3x स्केयर इक्वल टू 8z है। तो अब हम इसको देखते हैं। ये देखें जी, x स्केयर इक्वल टू 4y, और साथ इधर है 3x स्केयर इक्वल टू 8z है हमारे पास। तो अब यहाँ पर ना हम क्या काम करेंगे कि यहाँ से हमने कीमत y की निकालनी है, और इधर से हमने कीमत किसकी निकालनी है, z की निकालनी है। तो फिर कैसे y वैल्यू निकालनी है, तो 4 मल्टीप्लाई है y के साथ, तो इधर जाएगा दूसरी तरफ तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x स्केयर बाई 4 इक्वल टू, हमारे पास y आ जाएगा। और यहाँ पर आएगा हमारे पास 3x, अच्छा ये 3 है पावर इसकी क्वेश्चन में, ये 3x क्यूब बाई 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड के आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम अगर डेरिवेशन करें, तो डेरिवेशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या आएगा, 2x आएगा, 2x डी एक्स, और बाई 4 तो वैसे आ जाएगा, इक्वल टू ये dy आ गया। अब इसी तरह से जब इसका डेरिवेशन करेंगे, तो ये आएगा 3 × 3x स्क्वायर, और 8 आएगा इक्वल टू dz, और ये इधर dx आ जाएगा साथ। अच्छा, तो यहाँ से हमने ये देखा
ये टू, टू टू द फोर है, ये हमारे पास आएगा 1/2 एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई आएगा हमारे पास। और यहाँ से 9/8 एक्स स्केयर डी एक्स इक्वल टू डी जेड के आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास डी वाई और डी जेड की कीमत आ गई हमारे पास। तो अब हम अपने मेन फार्मूला में जाके पुट अप कर देंगे। अब फार्मूला हमारे पास क्या था कि वी नो दैट, हमने स्टार्टिंग में ही लाइन इंटीग्रल का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया था। वो था हमारे पास इंटीग्रेशन सी एफ वेक्टर डॉट डी आर इक्वल टू है इंटीग्रेशन सी F1 डी एक्स प्लस F2 डी वाई प्लस F3 डी जेड है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारे पास F1 और F2 और F3 की कीमत तो हमारे पास ऊपर गिवन है, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पुट किया था, वही सेम है। तो ये आएगी F1 की जगह पे 3x के एयर पुट करेंगे और डी एक्स साथ आ जाएगा प्लस 2x z-y इंटू डी वाई आएगा प्लस F3 की जगह पर क्या आएगा, z-d-z आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर डी एक्स, अब चूंकि हमारे पास जो कंडीशन गिवन थी ना, वो 0 से 2x की कीमत गिवन थी, लिहाजा इस सारे के सारे फंक्शन को हम x में शिफ्ट कर देंगे। डी एक्स ये तो वैसा वैसा रहेगा, लेकिन ये जो डी वाई है इसको शिफ्ट कर देंगे डी एक्स में, और डी जेड को भी शिफ्ट कर देंगे डी एक्स में। ये ऊपर हमने ये सॉल्व भी किया है, इसको कैसे करना है हमने। ये डी वाई और डी एक्स की मजा पुट करेंगे तो वो डेफिनेटली डी एक्स में चले जाएंगे। तो इसको पुट अप करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना, यहाँ पर मैं अब वैल्यूज रिप्लेस कर रहा हूँ, उसकी लिमिट भी पुट कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ये आएगा 0 से 2 आएगा, तो अब आएगा 3x² डी एक्स प्लस इसका आएगा ये आएगा 2x। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, z है, और z हमारे पास किसके बराबर था क्वेश्चन में, z हमारे पास बराबर था यहाँ से 3x³ बाई 8, और इसी तरह से y किसके बराबर है, x² बाई 4। जहाँ y और z नज़र आएंगे उनकी जगह पर ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई 3x³ बाई 8 आएगा -x⁴/4 आएगी, y की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। और डी वाई की जगह पे भी हम पुट अप करेंगे, क्या आएगा डी वाई की जगह पे, x/2 डी एक्स आएगा प्लस है हमारे पास 3x³ बाई 8 मल्टीप्लाई 9/8 x² डी एक्स आएगा हमारे पास। तो अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन किस तरह से, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम डी एक्स को भी कॉमन कर रहे हैं और इनकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये आएगा हमारे पास 3x² प्लस 3x⁵/8 माइनस x³ बाई 8, और इसके साथ प्लस आएगा 27/64 x⁵ ये होल की बैर, इसमें बैर डी एक्स को बैर कॉमन कर लिया हमने। अच्छा, ये 3x² तो ये वाली टर्म आ गई ना। अब ये 3x⁵ कैसे आया, ये x/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा कंप्लीट का कंप्लीट। अब इसकी इंटीग्रेशन को ख़त्म करें। इंटीग्रेशन को ख़त्म करने के लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा हमारे पास 3x³ बाई 3 माइनस x⁴ 4/8 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा
और इसी तरीके से अच्छा ये इसको आप पहले सिंप्लीफाई भी करें, बल्कि मैं अभी कर देता हूँ। ये फिर इशू आ जाएगा। हाँ जी, तो अभी इसको इंटीग्रेशन 0 से 2, और ये 3x² रहेगा माइनस, ये जो पावर सेम पावर वाले हैं ना उनको इकट्ठा कर लें। कैसे? ये x⁵ है और ये x⁵ है, तो 3/8 + 27/4 करेंगे, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ आपके पास 3 x⁵ 5 बाई, नहीं इसको पहले, अभी पावर को पहले 2 वाली पावर है फिर 3 वाली पावर ले आते हैं, -x³ बाई 8 आएगा आपके पास, और देन प्लस आएगा। जब ये x⁵ वाली को इकट्ठा करेंगे ये बनेगा 51/64 x⁵ ये आएगा हमारे पास, dx आ जाएगा। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये आएगा 3x⁵3/3 आएगा, -x⁵4/8 आ जाएगा, प्लस 51/64 x⁵6/6 आ जाएगी। और इसकी जो लिमिट है वो 0 से 2, और ये ब्रैकेट ओपन भी और क्लोज भी हमने कर ली। जब इसमें ये लिमिट्स पुट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, आंसर 16 आएगा आपके पास। तो ये एक दो क्वेश्चन थे कि लाइन इंटीग्रल को हल करने के डिफरेंट पाथ भी हैं, जिसमें से हमने उनको चूज किया और उसको सॉल्व रिजॉल्व किया। तो इसी लाइन इंटीग्रल के अंदर लेंथ ऑफ द कर्व का भी जिक्र होता है। लेंथ ऑफ द कर्व का एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी है, हम उसको पहले देखते हैं। लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व को हमेशा ds से डिनोट करते हैं, और इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी है हमारे पास। वो फार्मूला है dr/dt का मॉड उसका, और देन उसका क्या लेंगे, dt, ये इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो इसको, इसमें हमारे पास डिफरेंट इसकी वैल्यूज आ जाती हैं। आप सपोज मिसाल के तौर पर हमारे पास क्वेश्चन आता है, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व वेयर r वेक्टर है हमारे पास, r ये आएगा r, अच्छा ये ना विद रेस्पेक्ट टू dt है ना, ये ऐसे r आएगा ना। अच्छा ये पैरामीटर है उसमें, तो इसको हम कहेंगे ये a cos t i प्लस a sin t j, और प्लस बी टी के। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये जो r मैंने लिखा है ना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास, r गिवन होगा, और इसके साथ इसकी लिमिट भी गिवन होगी। लिमिट अब यहाँ पर गिवन है हमारे पास 0 < t के, और ये < 2 π के, मतलब ये एक कंप्लीट एक सर्कल की बात कर रहे हैं यहाँ पर XYZ में। तो लिहाजा अब हम सबसे पहले इसमें r फार्मूले में, हमारे पास फार्मूले में किस तरह की चीज़ है, dr/dt का मॉड लेना है, मतलब r का फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेशन लें विद रिस्पेक्ट टू t, एंड देन उसका मॉड लें। तो d/dt r है हमारे पास, तो इसका डेरिवेशन लेंगे। डेरिवेशन ऑफ ए तो कांस्टेंट है, ये वैसे साथ वैसे का वैसा है। डेरिवेशन ऑफ cos t होता है -sin t, तो माइनस इधर बाहर आ जाएगा, -sin t i प्लस आएगा। अब ये ए है, ये साथ आएगा। डेरिवेशन ऑफ साइन, ये हमारे पास होता है cos j आएगा, प्लस ये आएगा हमारे पास बी। चूंकि टी का विद रिस्पेक्ट टू टी जब डेरिवेशन लेते हैं तो वो 1 हो जाता है, तो हम डायरेक्ट में लिख देता हूँ, वो बी के आ जाएगा हमारे पास। अब इसका हम देंगे डिटर्मिनेंट, d/dt r, इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे
तो ये क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट में ये होता है कि आई के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसका स्क्वायर लें, और हर इसी तरह से जे के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसका भी स्क्वायर लें, और के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसका भी स्क्वायर लें। तो और देन होल का स्क्वायर रूट ले लें, मतलब ये आएगा -a साइन टी इंटू होल का स्क्वायर, प्लस अब जे के साथ क्या है, ए कास टी, ये आएगा ए कास टी होल का स्क्वायर, प्लस बी होल का स्क्वायर। इसी तरीके से अब इसकी होल के ऊपर आप क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। इसको कहा जाता है कि ये उसका हमने मॉड ले लिया है। तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब देखें, ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, प्लस ए का स्क्वायर का स्क्वायर टी, प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप याद रखेंगे, वो ये कि साइन टी जब होल का स्क्वायर हो ना, तो इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर टी, मतलब टी के ऊपर स्क्वायर नहीं, साइन के ऊपर स्क्वायर आएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये प्रोसेस होता है इसका। अगर आप ऐसा लिख देते हैं साइन टी का स्क्वायर इस चीज को, तो ये आपके पास रॉन्ग होगा। ये आप इस मिस्टेक से किया कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास देखिए, अब ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो रहा है, तो ये आएगा ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस का स्क्वायर टी। ए स्क्वायर कॉमन कर लिया मैंने, और देन इसका होल का क्या आएगा, स्क्वायर रूट। अब हमारे पास एक फार्मूला है, वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा, या थीटा यानी यहाँ पर टी है तो आप इधर टी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये टोटल इक्वल टू होता है 1 के, लिहाजा ये सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगी। तो हम एज ए रिजल्ट फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी का स्क्वायर लिखेंगे, लिहाजा अब ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब ये आएगा dr/dt का डिटर्मिनेंट इसके बराबर है। अब हम जो हमारे पास मेन फार्मूला है, फार्मूला क्या था हमारे पास, कि dr/dt का मॉड लें, उसका जो आंसर है फिर उसका इंटीग्रेशन ले लें विद रेस्पेक्ट टू टी के हिसाब से। तो फिर हम नौ इंटीग्रेशन सी dr/dt का मॉड डिटर्मिनेंट इसको कहते हैं, मॉड भी कहते हैं, और ये dt है, और ये किसके बराबर होगा। अ, हमने अभी देखा था कि इसकी जो लिमिट्स हमारे पास दी हुई हैं वो 0 से 2 पाई दी हुई हैं, लिहाजा ये उसकी जगह लिमिट्स पुट अप हो जाएंगी। और डी आर इस सब की जगह पे हमारे पास जो रिजल्ट मिला था वो क्या मिला, ये मिला था ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और साथ आएगा डी टी आएगा हमारे पास। तो लिहाजा अब हमने ये पीछे इंटीग्रेशंस में पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन सी डी एक्स, तो सी एज ए कांस्टेंट होता है, ये इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है, इधर फिर 1 आ जाएगा, 1 dx, तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो वो सी एक्स ही आएगा आपके पास। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टोटल जो भी चीज़ दी हुई है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो लिहाजा ये हमारे पास आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, और देन इसके साथ इंटीग्रेशन 1 dt आएगा, और इसकी लिमिट है 0 से 2 पाई हमारे पास। अच्छा, तो फिर हमारे पास हमने ये देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट है हमारे पास, और साथ इसकी जब लिमिट्स पुट करेंगे 1 की जगह पे टी आ जाएगा, और टी और इसकी लोअर लिमिट 0 है, ये 2 पाई है। अब 2 पाई इसमें पुट कर दें, टी 2 पाई माइनस 0 तो 2 पाई आ जाएगा। तो लिहाजा इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये फाइंड हो गई आर्क लेंथ। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूँ कि मिसाल है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है आपने,
और आपके पास जो कि गिवन कंडीशन है वो है एक्स इक्वल टू कास टी, और वाई इक्वल टू आपके पास गिवन है साइन टी, और जेड आपके पास गिवन है टी, और इसके साथ जो लिमिट्स दी हुई है वो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल आप देखें ना, हमारे पास ये एक सर्कल बना हुआ है, ये प्रॉपर सही नहीं बन सका। तो इस सर्कल का जो हाफ होता है वो आपके पास सेमी सर्कल बन जाता है। तो लिहाजा यहाँ से अब इसकी कंप्लीट एक चक्कर था, हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन थी 0 से 2 पाई। तो अब ये सेमी सर्कल होने की वजह से अब ये होगा 0 से पाई हमारे पास। और इसी तरीके से आप ये खुद फाइंड करें इसको। मज़ीद अगर कोई मसला है तो फिर आप मुझसे पूछें। और हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हुआ। ये हमने पढ़ा कि लाइन इंटीग्रल क्या होती है, और इसका ये कैसे वर्क करती है, इसके कौन कौन से वे हैं इसको हल करने के, ये सारा कुछ हमने देखा है।